नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पीयूष श्रीवास्तव। इमर्जिंग बिजनेस फोरम सीजन 3 में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पिंक सिटी यानी जयपुर में 7 शहरों का लंबा पड़ाव पूरा करने के बाद आज हम हैं जयपुर में, जहां पर यहां के तमाम एंटरप्रेन्योर्स इस वक्त हमारे साथ हैं। जानने की कोशिश करेंगे इनकी सफलता के राज और साथ साथ आज की जो चर्चा का मुद्दा है, स्ट्रेंथनिंग एसएमईज कैपेबिलिटीज फॉर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। किस तरह से जो लगातार ग्लोबल सिनेरियो लगातार चेंज होते जा रहा है, उसमें जो नए चैलेंजेस हर दूसरे दिन हमें देखने को मिल रहे हैं, उससे किस तरह से पार पाया जा सकता है और किस तरह से एक अलग पहचान बनाकर बिजनेस में सफलता हासिल की जा सकती है। कुछ इन्हीं मुद्दों पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। टेक्नोलॉजी आज के दिन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टेक्नोलॉजी का किस तरह से फायदा उठाया जा सकता है जिससे कि कॉस्ट रिडक्शन से लेकर अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये मेरे ख्याल से बहुत ही अहम सवाल है। आप देखिए, एसएमई की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंसेस प्रॉब्लम, एक क्वालिटी की प्रॉब्लम, दूसरा कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी की प्रॉब्लम, और तीसरी प्रॉब्लम लेबर स्किल। तो ये सारी प्रॉब्लम मिलके जो ना अल्टीमेटली आपके प्रोडक्ट में प्रॉब्लम क्वालिटी की भी आती है और एफिशिएंसी की भी आती है। तो उसका मतलब ये है कि हमारी जो है वो योर एफिशिएंसी शुड बी ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एंड बेटर देन योर कॉम्पिटिटर्स। और कॉम्पिटिशन के अंदर सबसे पहले मतलब ब्रॉडली आप चाइना को सामने रख के देखिए। सो वाई चाइना इज वेरी कॉम्पिटिटिव इज इज बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। बट हमारे पास जो एज वो है वो ये है, स्किल ऑफ द पीपल इन इंडिया। दूसरी जो हमारी एज है चीप लेबर। नो, चाइना के अंदर अब धीरे धीरे कॉस्ट बढ़ रही है, और जब अगर कॉस्ट चाइना के अंदर बढ़ जाएगी तो वो उतने कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे। इंडिया में कॉस्ट बढ़ने में अभी टाइम लगेगा। इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी, एसिमिलेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और उसका प्रॉपर यूज इन द होल प्रोसेस इज आई थिंक very very important for SMEs, both in maintaining quality and B is in making consistency in your quality for a long period of time. सर, मुझे एक क्वेश्चन रेज करना था। एज ए लेमन मैं जानना चाह रहा था कि एक्सपोर्ट जब भी करते हैं हम किसी भी चीज़ का, तो बट ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ जाती है क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी और समथिंग जो भी टैक्सेस लगते हैं वो लग जाते हैं। चाइना यहाँ अपना माल प्रोडक्ट कर रहा है, सेगमेंट हमारे टारगेट कर रहा है, फिर भी उसकी प्राइस हमसे लो क्यों है, जबकि हम सेम प्रोडक्शन हम यहीं पे बनवा रहे हैं। मैं मिस्टर जोशी से जानना चाह रहा था। नहीं, दो चीज़ें हैं। एक तो एक्सपोर्ट करने से प्राइस नहीं बढ़ती है, क्योंकि एक्सपोर्ट के ऊपर नॉर्मली एक्सपोर्ट इज फ्री फ्रॉम ऑल टैक्सेस एंड ड्यूटीज ब्रॉडली, not only in India but most countries. We export goods and we don't export duties and taxes. एक्सपोर्ट के ऊपर कोई ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी हमारी इंपोर्ट पे होती है, और इंपोर्ट की ड्यूटी भी इन केस यू एक्सपोर्ट इट, दिस ड्यूटी इज रिएम्बर्स्ड बाय वन वे और अदर। नाउ व्हेन इट कम्स टू द चाइना के गुड्स की प्राइस हमसे कम क्यों है, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। बट उसके अंदर 3-4 चीज़ें जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, उनकी आप कहीं भी देखिए उनकी बहुत ही लार्ज स्केल प्रोडक्शन लाइंस हैं। और दूसरा, द कॉस्ट ऑफ द इनपुट्स इन चाइना इज मच लोअर देन द कॉस्ट ऑफ द इनपुट्स। मैं जानना चाहता हूं कि जो इंडस्ट्री यहाँ चलती है और जो चाइना से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, सबसे बड़ा सपोर्ट गवर्नमेंट का है, और इंडिया में गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है। अगर कोई 100 करोड़ का प्लांट लगा रहा है तो उसके पीछे पहले लोग लग जाते हैं। और टैक्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टैक्सेस की। अगर आदमी कोई भी प्रोडक्ट को शुरू करता है, उसको 14% एक्साइज देनी है, 14% उसको वेट देना है, और उसके अलावा भी कई टैक्सेस लगते हैं इसके अंदर। प्रॉपर बैलेंस शीट ओपन की जाए तो टैक्सेस इतनी ज्यादा हो जाएंगे कि फिर खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या। इस विषय के ऊपर टैक्स की कितनी सेविंग की जाए, कितना दिखाया जाए, कितना नहीं दिखाया जाए, कंट्रोवर्शियल इशू हो सकता है सरकार के लिए, बट मुझे लगता है कि सरकार से ज्यादा समझ इंडस्ट्री में है इस इशू की अबाउट टैक्सेशन। सरकार को एक ये समझ है कि भाई कितना हमारे पास पैसा आ जाए, सो गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव इज वन। दूसरी तरफ जो इंडस्ट्री का ऑब्जेक्टिव है वो दूसरा है, और इंडस्ट्री का बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव है, टोटली ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्टिव, कि कितना ज्यादा मुनाफा हमको हो जाए। कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव नहीं। नाउ बैंकर का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सिंपल है कि कितनी आपकी ट्रांसपेरेंसी आपके अकाउंट में, और जो आपके अकाउंट में ट्रांसपेरेंसी है उसके हिसाब से दे विल एक्सटेंड यू द फाइनेंसेस। सो एवरीबडी इज वेरी ट्रांसपेरेंट। नो, मेरा कुछ कहना कि आप ये करो या ये ना करो बिल्कुल गलत होगा। यू आर द बेस्ट जज जो आपको लंबा बेनिफिट देता हो, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, आप दोनों का कैलकुलेट करिए। जैसे ज्वेलर तो आराम से कर लेते हैं,
आप भी कर लीजिए।